Good, sorry. Good morning, everybody. Hi, hello. आप लोग आई थिंक सब फाइन होंगे, गुड। और बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। आप लोगों को पता है कि हम लोग ज्योग्राफी को ही कंटिन्यू करेंगे। और ज्योग्राफी में आप लोगों को कुछ चीज मैंने बताया है कि ज्योग्राफी का जो चैप्टर फर्स्ट है, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। रिसोर्स एंड डेवलपमेंट जैसे नाम से ही इसके हेडिंग से ही पता चलता है कि रिसोर्स और डेवलपमेंट का क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंस है, हमारे कंट्री के लिए क्या इम्पोर्टेंस है। इसके डेप्थ में जाएंगे और हम लोग जानेंगे कि रिसोर्स की क्या इम्पोर्टेंस है, टाइप ऑफ रिसोर्सेज जानेंगे, इसके इम्पोर्टेंस को जानेंगे और इससे रिलेटेड जो भी आपको बुक में जो भी टॉपिक है उसको कवर करेंगे। ज्यादा से ज्यादा टॉपिक को कवर करेंगे और साथ ही साथ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि ये सारी चीज क्या है, आपको किस तरह के क्वेश्चंस अराइज किए जाते हैं, बोर्ड किस तरह से अराइज करती है और क्या क्या सवाल इससे बनता है, वो भी आपको बीच बीच में हम देते रहेंगे। तो फाइनली हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि रिसोर्सेज क्या है। रिसोर्सेज के बारे में हम लोग ज्यादा कुछ बोलेंगे नहीं, फिर भी क्योंकि हमने रिसोर्स के बारे में पढ़ा है, इससे पिछले लेक्चर में भी हमने पढ़ा है, तो ज्यादा डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर भी आप लोगों को एक रिमाइंड दे दें कि रिसोर्सेज बेसिकली है क्या था कि रिसोर्स एवरीथिंग इन आवर एनवायरनमेंट, एवरीथिंग इन आवर एनवायरनमेंट दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स, व्हिच इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली feasible and culturally acceptable can be termed as resources. Resources एक ऐसा चीज है, एक ऐसे साधन बोल सकते हैं, एक ऐसा जो जिसके थ्रू, जिसके हेल्प से हम ह्यूमन की जो नीड्स है, उनकी आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं और साथ ही साथ उनके लाइफ को, उनके जो डे टू डे जो लाइफ है उनको हम सेटिस्फाइड कर सकते हैं। साथ ही साथ रिसोर्सेज उनको भी हम कह सकते हैं जो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल है, यानी हमारी टेक्नोलॉजी उस रिसोर्स तक अपनी पहुंच बना चुकी है, हम लोग उस चीज के बारे में जानते हैं। आप लोग पढ़ते हैं कि जैसे हमारे पास जो एलिमेंट्स वगैरह है, पहले आज हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ऐसे हमें केमिस्ट्री के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं, फिर भी आई थिंक आपको बताना जरूरी है कि पहले नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे, बहुत 2, 4, 5 थे लोगों को, फिर धीरे धीरे उसमें डिस्कवरी होती गई, इन्वेंशन होते गया और आज हम देख रहे हैं कि इसकी जो नंबर है वो बढ़ते जा रही है और आज जो 118 एलिमेंट की डिस्कवरी हो चुकी है। तो कह सकते हैं कि ये ह्यूमन ने इतने सारे एलिमेंट को खोज रखा है, ह्यूमन के लिए इम्पोर्टेंस है और साथ ही साथ ह्यूमन ने अपनी टेक्नोलॉजी के थ्रू उस पर एक्सेसिबल कर चुकी है, यानी उस पर अपनी पहुंच बना चुकी है, तो इसको हम रिसोर्स कह सकते हैं। अगला बोलता है कि इकोनॉमिकली फिजिबल। इकोनॉमिकली फिजिबल दैट मीन्स कि हम उसके उन रिसोर्सों को अपने आर्थिक बोल सकते हैं, आर्थिक तौर से उनको अपने देश की इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए उसका हम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आयरन है, स्टील है या जितने भी मिनरल्स वगैरह है, पेट्रोलियम है, कोल है, तो हम अपने देश को डेवलप करने के लिए, अपने देश की उन्नति करने के लिए जो है हम इन रिसोर्सों को यूज करते हैं। तो अगर कोई भी रिसोर्सेस हमारे देश, हमारे कंट्री को डेवलप करने में, उनको प्रोग्रेस करने में हेल्पफुल है, तो हम कह सकते हैं दैट इज रिसोर्सेस। और अगला हम बोलते हैं कल्चरली एक्सेप्टेबल, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कल्चरली एक्सेप्टेबल। हमारी कल्चर उस चीज को एक्सेप्ट करती है या भी नहीं। अगर हमारा कल्चर, हमारे देश की जो कल्चर है या कोई भी देश का कल्चर अगर उस चीज को एक्सेप्ट करता है कि नहीं भाई हम ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, ह्यूमन के लिए बहुत जरूरी है, तो फिर वो भी रिसोर्स है। अगर हमारा कल्चर कोई भी रिसोर्स को अगर एक्सेप्ट नहीं करता है तो फिर वो रिसोर्सेज नहीं कहलाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, सबको समझ में आएगी। हम सिर्फ आपको रिकॉल कर रहे हैं कि दिमाग में ये चीज होनी चाहिए। ये सारे डेफिनेशंस जो है आपके दिमाग में, आपके टंग पे होनी चाहिए कि कोई भी पूछे कि व्हाट इज रिसोर्स, तो आपके टंग पे होना चाहिए कि एनीथिंग बोल सकते हैं, एनीथिंग इन आवर एनवायरनमेंट दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई ह्यूमन्स नीड्स
विच इज बोल सकते हैं विच इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल, दैट इज कॉल्ड रिसोर्सेज, दैट इज टर्म्ड एज रिसोर्सेज। इन सारी चीजों को रिसोर्स कह सकते हैं। आपके टॉपिक से पता चलता है कि हम लोग आज बात करेंगे कि रिसोर्स को हम कितने तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, रिसोर्स को कितने तरीके से बांट सकते हैं। इन सारी चीजों को हमने पिछले क्लास में पढ़ा भी है, फिर भी मैं आप लोगों को ये एक तरह से कह सकते हैं, इसको हम एक बार आपके दिमाग में रिकॉल करना चाहता हूँ, याद दिलाना चाहता हूँ कि ये चीज को आप घर में पढ़ें बच्चों। एग्जाम बहुत नजदीक है और साथ ही साथ ये भी जान लेते हैं कि रिसोर्स में क्या क्या चीज पढ़ेंगे, रिसोर्स के टाइप क्या क्या है। तो हमने देखा है कि रिसोर्स को हम लोग कह सकते हैं कि रिसोर्स कैन बी या रिसोर्स आर क्लासिफाइड इनटू नेचुरल, ह्यूमन एंड ह्यूमन मेड रिसोर्सेस। फिर से सुनिए, ध्यान से सुनिए कि रिसोर्सेस को हम लोग नेचुरल के फॉर्म में या कह सकते हैं नेचुरल के बेस पे क्लासिफाई कर सकते हैं, ह्यूमन के बेस पे क्लासिफाई कर सकते हैं एंड ह्यूमन मेड रिसोर्स के बेस पे भी क्लासिफाई कर सकते हैं। अगला है तो हमारा पहला जो है नेचुरल। तो नेचुरल की बात करते हैं, नेचुरल रिसोर्स को हम लोग बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। और पहला जो होता है वो है आपका ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, एंड सेकेंड जो पार्ट है आपका बोल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी या इसको बोल सकते हैं लिमिटेशन ऑफ यूज और लिमिटेशन ऑफ यूज, यानी कि हम किस लिमिट में जाकर के उन रिसोर्सों का यूज कर सकते हैं, कितना यूज कर सकते हैं, किस क्वांटिटी में यूज कर सकते हैं, उस रिसोर्स को हम लोग बोलते हैं उस रिसोर्स को हम इस कैटेगरीज में रखते हैं, इस कैटेगरी में रखते हैं। कौन सा कैटेगरी? ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी और लिमिटेशन ऑफ यूजेस या यूज। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन की बात करते हैं। ऑरिजिन दैट मीन्स कि वह कहां से बन रहा है, ऑरिजिन दैट मीन्स कि उसकी उत्पत्ति कहां से हो रही है, उसका निर्माण कहां से हो रहा है, और उसके बेस पे देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन की बात करते हैं। चलिए ऑन द बेसिस को देखते हैं, इसको मिटाते हैं तो आपको समझ में आ ही रही होगी। ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन बहुत शॉर्ट में बताएंगे आपको सिर्फ समझ में आनी चाहिए कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन होता क्या है और ऑरिजिन के बेस पे हम रिसोर्स को किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो बच्चों रिसोर्स के बेस पे हम लोग बोल सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन को हम बोल सकते हैं कि इसमें दो चीज आ जाएगा आपका बायोटिक रिसोर्सेस और दूसरा आ जाएगा आपका एबायोटिक रिसोर्सेस। इस चीज के बारे में हम जानेंगे कि बायोटिक रिसोर्सेज क्या है और ये बायोटिक रिसोर्सेज। तो बहुत सारे बच्चे ये जान लेते हैं कि सर जो लिविंग थिंग्स है, जो लिविंग बींग्स है, वो सारे सर बायोटिक रिसोर्स में आ जाते हैं और जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो एबायोटिक रिसोर्स में। दैट इज ट्रू, ये भी बात सही है, एकदम से सही है। जो जिसमें जान है, जिसमें लाइफ है, वह बायोटिक रिसोर्स आ जाएगा और जिसमें लाइफ नहीं है वो एबायोटिक रिसोर्स आ जाएगा। लेकिन इसको और बेहतर तरीके से समझने में जैसे बोलता है कि दीज रिसोर्सेज, बायोटिक रिसोर्सेज के बारे में बात करें, दीज रिसोर्सेज आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स जैसे की बात करते, बायोटिक रिसोर्स की बात करते हैं, क्या होता है, दीज रिसोर्सेज ऑब्टेन फ्रॉम बायोस्फीयर। फिर से समझिए, दीज resources obtained from
फ्रॉम बायोस्फीयर, बायोस्फीयर इन रिसोर्सों को हम बायोस्फीयर से ऑब्टेन कर सकते हैं। बायोस्फीयर क्या होता है? बायोस्फीयर का मतलब ये होता है कि हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या बोलते हैं, जीव मंडल बोल सकते हैं। बायो का मतलब जीव, आप लोग पढ़ते हैं बायोलॉजी, बायो का मतलब जीव, लॉजी का मतलब स्टडी। अब क्या लॉजी तो आपको समझ में आ रही होगी, चाय लेंगे या कॉफी लेंगे। तो फाइनली बात कर लेते हैं कि बायोस्फीयर क्या होता है? जीव मंडल। जीव मंडल का मतलब हो गया जहां नदी है, तालाब है, मानव है, पेड़ है, पौधा है, एनिमल्स है, एक्सेट्रा, ये बायोस्फीयर। यानी कह सकते अर्थ भी एक बायोस्फीयर ही है। और इस अर्थ पे जैसे कि बात करते हैं ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन की बात कर लेते हैं, ह्यूमन की बात कर लेते हैं, ह्यूमन के बाद बात कर लेते हैं हम लोग वाइल्ड लाइफ की बात कर लेते हैं, वाइल्ड लाइफ की बात कर लेते हैं, वेजिटेशन की बात कर लेते हैं। वेजिटेशन यानी पेड़ पौधा, जिसको हम लोग एक वेजिटेशन को एक और वर्ड दिया गया है, जिसको हम बोलते हैं फ्लोरा एंड फौना, FAUN, फ्लोरा एंड फौना। ये वेजिटेशन के अंदर ही आता है। कभी कभार पूछ देता है कि व्हाट यू मीन बाय फ्लोरा एंड फौना, तो बच्चे घूम जाते हैं। तो बच्चों घबराने की बात नहीं, वेजिटेशन के अंदर ही आता है फ्लोरा एंड फौना, ठीक है। अगर फ्लोरा की बात करेंगे तो बेसिकली ये प्लांट से रिलेटेड होता है, पेड़ पौधे से रिलेटेड होता है। और फौना की बात करेंगे तो एनिमल से रिलेटेड होता है। और एनिमल और प्लांट को मिला देते हैं तो यही हमारा वेजिटेशन बनाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। एबायोटिक रिसोर्स के बाद हम लोग बात करते हैं बायोटिक के बाद एबायोटिक रिसोर्स। एबायोटिक रिसोर्स, एबायोटिक रिसोर्स जस्ट इसका अपोजिट उल्टा है। एबायोटिक रिसोर्स वह रिसोर्स होता है, बोल सकते हैं these resources are composed of non-living things. These resources composed of non-living things. Non-living things में क्या क्या आ जाएगा? जैसे हम बात करेंगे एयर, वाटर, लैंड, सॉइल की बात कर लेते हैं, सॉइल, रॉक्स की बात कर लेते हैं, मिनरल्स की बात कर लेते हैं, ये सारे एक्सेट्रा, ये सारे के सारे आपका क्या है बच्चों? ये सारे के सारे अबायोटिक रिसोर्सेस। तो बायोटिक एंड अबायोटिक रिसोर्स आपको समझ में आ गई। इससे एक क्वेश्चन बनता है कि क्वेश्चन आपको पूछता है, क्या पूछता है? क्वेश्चन पूछेगा 1 मार्क्स, 1 नंबर का क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन पूछता है कि मेंशन, क्वेश्चन बनता है इसमें क्या बनता है कि mention any one type of resources on the basis of origin। या ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि write the name of resources on the basis of origin के बेस पे रिसोर्सेज कितने हो सकते हैं। तो आप बोलोगे सर ये तो इजी है, बायोटिक रिसोर्स, एबायोटिक रिसोर्स। दूसरा सवाल इससे ये भी पूछा जा सकता है कि क्या बोल सकते हैं कि इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है, बोल सकता है कि हो सकता है कि on the basis of origin how many types of resources can be classified। मतलब कि बेसिस, ऑरिजिन के बेस पर हम रिसोर्स को कितने टाइप में, कितने पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। 2 सर, कौन बायोटिक सर, एबायोटिक सर। आई थिंक सबको समझ में आ रही होगी। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं हम बच्चों। एक तो हो गया हम लोग ऑरिजिन के बेस पे। अब हम लोग बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, जो सेकेंड पार्ट का था, ऑन द बेसिस
on the basis of exhaustibility और इसको हम लोग ये भी बोले थे लिमिटेशन ऑफ यूज, लिमिटेशन ऑफ यूजेस, यानी कि किसी भी रिसोर्स को उसके एग्जॉस्टिबिलिटी के बेस पे या उनके लिमिटेशन के बेस पे हम रिसोर्स को कितने पार्ट में, कितने भाग में बांट सकते हैं। तो बोलेंगे सर इसको 2 भाग में बांट सकते हैं सर, इसको 2 भाग में बांट सकते हैं सर। आप लोगों को तो पता ही होगा, पहला रिन्यूएबल रिसोर्सेस और दूसरा आप बोलेंगे बच्चों, दूसरा आप बोलेंगे क्या बोलेंगे? दूसरा बोलेंगे सर इसका उल्टा होगा सर नॉन रिन्यूएबल सर, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। चलिए दोनों के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि दोनों बेसिकली क्या है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं ये रिन्यूएबल रिसोर्सेस। रिन्यूएबल रिसोर्सेस को जानने से इसको हम और भी बहुत तरीके से जान सकते हैं। तो सबसे पहले रिन्यूएबल रिसोर्सेस क्या होता है कि ऐसा कोई भी रिसोर्स, ऐसा हमारे अर्थ पे, हमारे एनवायरनमेंट में, बेसिकली हमारे अर्थ की बात करते हैं, हमारे अर्थ पे या हमारे अर्थ से ऊपर जो भी रिसोर्सेस हो सकता है, उनमें से कोई भी रिसोर्स, एनी रिसोर्सेस, एनी टाइप ऑफ रिसोर्सेस which can be renewed or recharged, which can be, ध्यान से सुनिए, which can be renewed or recharged, रिचार्जेस भी बोल सकते हैं। आप बोलेंगे सर रिचार्ज क्या होता है? मोबाइल बोले कि सर रिचार्ज कर लें। नहीं बच्चों, मेरे बच्चों, ये रिचार्ज का क्या कुछ और होता है। रीन्यू को पता चल रहा है आपको, री मतलब होता है फिर से, अगेन एंड अगेन, रिसाइकल, और न्यू का मतलब नयापन। कोई भी चीज, कोई भी रिसोर्स को अगर हम बार बार यूज करें और उसको हम रिचार्ज कर लें, उसको रिन्यू कर लें, तो हम कह सकते हैं सच ए टाइप ऑफ रिसोर्स कैन बी टर्म्ड एज रिन्यूड रिसोर्सेस या रिन्यूएबल रिसोर्सेस भी बोल सकते हैं। आप बोलोगे सर इसका कोई एग्जांपल तो होगा? बिल्कुल होगा। इसका क्या एग्जांपल हो सकता है? जैसे बोल सकते हैं सोलर एनर्जी, वाटर एनर्जी, विंड एनर्जी हो सकता है, टाइडल एनर्जी हो सकता है, टाइडल एनर्जी हो सकता है, ये सारे हम लोग बोल सकते हैं कि रिन्यूड हो सकता है, जिसको हम रिचार्ज कर सकते हैं, रिन्यूड कर सकते हैं। जैसे कि हम सोलर एनर्जी की बात करते हैं, तो सोलर एनर्जी को हम आज सोलर लाइट, सोलर लैंप है हमारे पास, सोलर लाइट को क्या किए, उसको चार्ज कर लिए धूप से, सोलर एनर्जी से, सोलर रेडिएशन से वो चार्ज हो गया, यूज कर लिए, और फिर दोबारा दूसरे दिन हम लोग फिर से उसको चार्ज कर रहे हैं। बार बार चार्ज कर सकते हैं और बार बार यूज कर सकते हैं, बट कोई दूसरा चीज को हम बार बार यूज नहीं कर सकते। अगर सपोज करते हैं कि पेट्रोल की बात करते हैं, डीजल की बात करते हैं, किरोसिन की बात करते हैं, आपकी जो बैटरी है उसकी बात करते हैं, तो ये सारी चीजों को हम बार बार यूज नहीं कर सकते हैं। पेट्रोलियम एक बार धुआं बन के उड़ गया, कहानी प्लेन है, आप उसको बार बार यूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये सारे सोर्सेस ऑफ एनर्जी, रिन्यूएबल सोर्सेस को आप बार बार यूज कर सकते हैं, बार बार उसको रिचार्ज कर सकते हैं, बार बार रिन्यूड कर सकते हैं। चलिए, आई होप कि ये भी आपको समझ में आ चुकी होगी कि रिन्यूएबल रिसोर्सेस क्या होता है। अब हम बात करेंगे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस की बात करेंगे कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस क्या होता है, उसको जानते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस को भी देख लेते हैं, इसको लिख देते हैं यहाँ पे, आपको दिक्कत ना हो समझने में। नॉन
रिन्यूएबल रिसोर्सेस। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बेसिकली क्या आप इसको जानते हैं? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को हम लोग बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को? ऐसा रिसोर्सेज जिनको हम रिन्यू या रिचार्ज नहीं कर सकते। दीज रिसोर्सेज आर फॉर्म्ड थ्रू इसको हम लंबे समय तक यूज नहीं कर सकते। इसको हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हम लोग ले लेते हैं इसका एग्जांपल कि इसको हम बेसिकली क्या बोल सकते हैं, जैसे दीज रिसोर्सेस are formed through long geological time, या इसको हम ये भी बोल सकते हैं long geological time period long geological time period cannot be renewed, can't be renewed। मतलब कि इसको हम बोल सकते हैं कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिसको हम लंबे समय तक ना तो यूज कर सकते हैं और ना ही लंबे समय के बाद इसको हम रिन्यूड कर सकते हैं, रिचार्ज नहीं कर सकते। ठीक है, अगर हम बात करें कि इस तरह के रिसोर्स के यानी कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स को बात करें, इसको और थोड़ा सा डेप्थ में जाए और जाने, तो इसको हम दो पार्ट में और सब डिवाइडेड कर सकते हैं। हम लोग बोल सकते हैं कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज फर्दर कैन बी सब डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स कर सकते हैं। मे बी कौन कौन सा हो सकता है? रिसाइकल और दूसरा हम लोग बोल सकते हैं नॉन रिसाइकल या रिसाइकल और नॉन रिसाइकल। कहने का मतलब ये है कि ऐसे कोई भी रिसोर्सेस जिसको हम रिसाइकल कर सकते हैं, फिर से उसको ऑब्टेन कर सकते हैं, फिर से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं मेटल की, तो मेटल आपको पता है, आप लोग साइंस पढ़ते हैं, विज्ञान पढ़ते हैं, विज्ञान में केमिस्ट्री पढ़ते हैं, तो केमिस्ट्री में आप ये भी चीज पढ़ा होगा या पढ़ रहे होंगे कि हम लोग किस तरीके से एक मेटल में क्या बोल सकते हैं, उसको इलेक्ट्रोलाइसिस करके या फिर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करके एक मेटल को हम फिर से प्राप्त कर सकते हैं। या हम लोग बात करते हैं कि कोई मेटल है उसको हम बार बार यूज कर सकते हैं या उसको रिसाइकल कर सकते हैं, बार यूज ना करें उसको रिसाइकल तो कर ही सकते हैं। तो मेटल का रिसाइकल पॉसिबल है। आई होप कि सबको समझ में मेटल का रिसाइकल पॉसिबल है, बट नॉन साइकिलेबल क्या हो सकता है? नॉन साइकिलेबल में क्या एग्जांपल हम ले सकते हैं बच्चों? इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं जैसे फॉसिल्स फ्यूल की बात करते हैं। फॉसिल्स फ्यूल, बहुत सारे बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि भैया फॉसिल्स फ्यूल्स क्या होता है? फॉसिल्स फ्यूल्स का कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, ये सारे एग्जांपल्स हैं फॉसिल्स फ्यूल के। और ये फॉसिल्स फ्यूल जैसे कोल है, कोल की बात कर लेते हैं, पेट्रोलियम की बात कर लेते हैं। अगर हम इसको एक बार यूज कर लेते हैं तो दोबारा इस चीज को रिसाइकल नहीं कर सकते। कोयला एक बार जल जाती है तो जलने के बाद दोबारा हम कोयले को रिसाइकल नहीं कर सकते हैं। जिसको हम रिसाइकल नहीं कर सकते वो नॉन रिसाइकलेबल, और जिसको रिसाइकल कर सकते हैं वो रिसाइकलेबल। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो आपका ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी है या लिमिटेशंस ऑफ यूज है,
उसमें हम लोग नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं, सब डिवाइड कर सकते हैं। वो है आपका रिसाइक्लेबल एंड नॉन रिसाइक्लेबल रिसोर्सेज। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी और कल इस चीज को कंटिन्यू करते हैं और इस चीज को आप पढ़ें बच्चों, ध्यान से पढ़ें और जानें कि बेसिकली चीज क्या होता है। बुक का रीडिंग देना बहुत जरूरी है, बुक पढ़िए, समझ में आएगी। जो प्रॉब्लम होगा, डाउट होगा वो आप पूछ सकते हैं। तो पूछने के लिए तो आपको स्कूल आना पड़ेगा बच्चों, तो आप स्कूल में आके कांटेक्ट कीजिए जो सब्जेक्ट में प्रॉब्लम होती है। थैंक यू सो मच, आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। जय हिंद, जय भारत।